Hello friends, today's topic is linear programming problem. Linear programming. What is linear programming? Linear programming is the analysis of problems in which a linear function of a numbers of variables is to be maximized or minimized when those variables are subject to a numbers of constraints or restrictions in the form of linear inequalities. क्लियर कर देते हैं, हम जानते हैं क्लियर नहीं हुआ, सो कैसे क्लियर करना है, धीरे धीरे पूरा वीडियो नोटिस करो तो क्लियर होता जाएगा. अभी हम फिर से इधर से शुरू कर रहे हैं. लीनियर प्रोग्रामिंग. सो प्रोग्रामिंग मीन्स प्लानिंग, एक टेक्निक, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स. सो लीनियर, ये लीनियर बहुत जगह मिलेगा. सो हम दिखाएंगे क्यों लीनियर प्रोग्रामिंग कह रहे हम लोग. तो लीनियर प्रोग्रामिंग मीन्स प्लानिंग. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग अ पर्टिकुलर प्लान ऑफ एक्शन फ्रॉम against several alternatives. So फिर से हम इधर आ रहे. Is the analysis of problems. Okay, programming means analysis of problems. एक problem आपको दिया जाएगा, उसको analysis करना है. In which a linear, notice करो ये linear है. In which linear function of a numbers of variables. इस प्रॉब्लम का अंदर एक लीनियर फंक्शन रहेगा जिसमें दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज किया जाएगा. इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड. लीनियर जो फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज करना है, नहीं तो मिनिमाइज्ड करना है. दैट इज ऑप्टिमाइज करना है. ऑप्टिमाइजिंग द लीनियर फंक्शन. वी हैव टू ऑप्टिमाइजिंग द लीनियर फंक्शन. व्हेन दोज वेरिएबल्स, जो वेरिएबल यूज किया गया था, दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल जो यूज किया गया था लीनियर फंक्शन में, सो उस वेरिएबल्स जितने भी वेरिएबल्स यूज किया गया था आर सब्जेक्ट टू अ नंबर्स ऑफ constraints और restrictions. उस variables का बहुत सारे constraints और restrictions है. In the form of linear inequalities, वो restrictions जो है, वो constraints जो है, variables जितना भी variables दिया गया है वो restrictions भी in linear inequalities form में रहेगा. तो लीनियर इनइक्वलिटीज फॉर्म में मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस, वेरिएबल का जो रेस्ट्रिक्शंस है, उस रेस्ट्रिक्शंस को ओवरकम करना है. ओवरकम करके उसको, वो प्रॉब्लम को लेकर आपको उस जितने भी वेरिएबल दिया जा रहे हैं उस वेरिएबल का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. ऐसा वैल्यू फाइंड आउट होगा जो क्या है, लीनियर फंक्शन को आइदर मैक्सिमाइज्ड करता है नहीं तो मिनिमाइज्ड करता है. सो हम और एक डेफिनेशन में आ रहे. लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक which is used to find the optimum, that means maximum or minimum solution of a linear function of two or more variables subject to a set of linear constraints or restrictions
as well as non-negativity restriction. So इधर भी इस डेफिनेशन में भी आप देख रहे हो 2 बार लीनियर लिखा है, इधर भी 2 बार लीनियर लिखा है. सो फिर से इस डेफिनेशन को और एक बार समझा देते हैं. लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक, एक टेक्निक है, एक प्लानिंग है, एक प्रोसेस जिससे कहें जो लीनियर जो फंक्शन लिया गया है उसको मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड कर सकते हो. मतलब एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन उससे आएगा और वो जो लीनियर फंक्शन है उसका अंदर 2 और 2 से ज़्यादा वेरिएबल रहेगा. अभी जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उस वेरिएबल्स का बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहता है, दैट इज सब्जेक्ट टू अ सेट ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस, और उसके साथ एक कॉमन रेस्ट्रिक्शंस भी है, नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन. तो इतना सारे रेस्ट्रिक्शंस, नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस, लीनियर कॉन्स्टेंट्स, सब जितना भी रेस्ट्रिक्शंस है सबको लेकर लीनियर फंक्शन को मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज करना है. द प्रॉब्लम ऑफ optimizing a linear function subject to a set of linear restrictions as well as non-negativity restriction is called a linear programming problem. So एक प्रॉब्लम जिसमें जो लीनियर फंक्शंस हैं उसको ऑप्टिमाइज करना है. उस ऑप्टिमाइज जब आप कर रहे हो आपका दिमाग में रखना है जो कुछ लीनियर रेस्ट्रिक्शंस हैं और उसके साथ कुछ नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस भी हैं. तो इस टाइप का प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एब्रिवेटेड एज LPP. Linear programming problem, that is LPP, is an operation research techniques which helps the management to meet its objectives. Objectives, that is maximization of profit or minimization of cost. ये जो LPP इसमें कुछ वेरिएबल यूज़ होता है. आपको तब से कह रही 2 or more variables are used in the LPP which are known as decision variables. एक वेरिएबल होने से नहीं होगा, 2 और 2 से ज़्यादा वेरिएबल होना चाहिए. और ये जो वेरिएबल्स हैं इस वेरिएबल का कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस ज़रूर है. तो उस रेस्ट्रिक्शंस को कहते हैं कॉन्स्टेंट्स. अभी लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम इसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, दैट इज जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, मानो मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, ये सब रॉ मटेरियल, ये सब रिसोर्सेज यूज हो रहे. ऑर्गेनाइजेशन में हम ये सब रिसोर्सेज यूज करें तो इस रिसोर्स क्या अवेलेबल, ऑल टाइम अवेलेबल, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन ज़रूर है. मानो आपको मैन चाहिए, आपको लेबर चाहिए मानो 5,
सो आपके पास लिमिटेशंस है 4 लेबर। सो सब कुछ जो भी रिसोर्सेस है वो अनलिमिटेड नहीं है, उसका जो सप्लाई है वो लिमिटेड सप्लाई। अभी लीनियर प्रोग्रामिंग जो टेक्निक है, इस टेक्निक में हम लोग क्या करेंगे, वो लिमिटेड जो रिसोर्सेस है उसको हम दिमाग में रख के हम लोग इसको ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा एक एलोकेशन करेंगे, रिसोर्स एलोकेशन करेंगे जिससे आपका प्रॉफिट, नहीं तो आपका कॉस्ट, प्रॉफिट होने से मैक्सिमाइज करो, नहीं तो कॉस्ट होने से मिनिमाइज करो। मतलब आप रिसोर्स को यूटिलाइज करोगे, जितना रिसोर्सेस है उसको यूटिलाइज करना है, और आपका जो टारगेट है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। सो ये सब आप इस LPP टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो। अभी इस जनरल फॉर्मुलेशन ऑफ LPP थोड़ा आपको समझा देते हैं। ये सीख जाते हो तो 20% LPP मानो सीख चुके हो। बहुत ही ईजी है। टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ n डिसीजन वेरिएबल्स x1, x2, xn to optimize, that is maximize or minimize, maximize or minimize the objective function z equal to c1 x1 plus c2 x2 plus cn xn. This is known as objective function z. C1 is where coefficient of x1, C2 also coefficient of x2, and Cn also coefficient of xn. x1, x2, xn, these are decision variables. ये जो सब टर्म आप देख रहे हो, इसके साथ प्लस प्लस प्लस, हर टर्म को प्लस किया गया है करके एक जेड फंक्शन मिला है। इस जेड फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इधर नोटिस करो, जितने भी डिसीजन वेरिएबल लिया गया है सबका पावर नोटिस करो, तो पावर है 1, और जो जेड जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया गया वो भी, मतलब इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और ये सब डिसीजन वेरिएबल दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो सबका पावर नोटिस करो, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, ये भी पावर 1, ये भी पावर 1, दैट मीन्स वो लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो इधर जितने भी वेरिएबल यूज हुआ है तो वेरिएबल्स चेंज्ड इन प्रोपोर्शनली। अभी ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको क्या करना है, आइदर मैक्सिमाइज करना है, नहीं तो मिनिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू सेट ऑफ m कॉन्स्टेंट्स। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज तो आप कर ही सकते हो, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो है। मानो x क्या है, मशीनिंग टाइम, सो x1 मानो मशीनिंग टाइम, सो उसका कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। सिमिलरली x2 मानो लेबर टाइम, तो उसका भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस आपका सामने रहेगा। कोई भी काम आप जब करने चाहते हो तो आपका सामने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम देने बैठते, एग्ज़ाम देना चाह रहे हो और आप क्या है, आपका जो मार्क्स वो हाईएस्ट मार्क्स लेकर आना चाह रहे हो, तो आपका सामने बहुत सारे प्रॉब्लम, वो 1-2 महीना जब आप कहें
प्रैक्टिस कर रहे हो तब क्या है आपके सामने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आपका सामने आएगा। टाइम रेस्ट्रिक्शंस है, उसके बाद घर में बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, तो सब प्रॉब्लम को लेकर आपको मैक्सिमाइज करना है। क्या मैक्सिमाइज? आपका मार्क्स मैक्सिमाइज करना है। ठीक इसी तरह इधर भी हर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उसका लिमिटेशंस रहते हैं, तो उसी लिमिटेशंस को दिमाग में रख के आपको क्या है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, नहीं तो कॉस्ट मिनिमाइज करना है। तो हम अभी इधर आ रहे a11 x1 प्लस a12 x2 डॉट 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 a1n xn ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू b1। b1 is known as parameters। ठीक इसी तरह a21 x1 a22 x2 डॉट 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 a2n xn so on। इधर क्या है am1 x1 am2 x2 amn xn less than equal to greater than equal to bm। here bm also a parameter। so right side parameters जो है b1 b2 bm are restricted to non-negative values only। याद रखिएगा b1 b2 bn कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मानो अचानक ये नेगेटिव आपका प्रॉब्लम है वो नेगेटिव है तो क्या है इस इनइक्वेशन का सामने मतलब इस इक्वेशन का बोथ साइड आपको -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर साइन चेंज हो जाएगा, इधर भी साइन चेंज होगा और इधर जो ग्रेटर देन होने से लेस देन कर देना है, लेस देन होने से ग्रेटर देन कर देना है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन याद करना है, फिर से कह रहे ये पॉजिटिव होना चाहिए। प्रॉब्लम में आपका नेगेटिव आता है तो आप कहें बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करके उसको प्लस करो। जब आप इस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, सो ये मानो माइनस था तो प्लस हो जाएगा और इधर जो भी साइन था वो सब चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो मानो ये लेस देन टाइप था, हाँ लेस देन टाइप था तो अब उसको ग्रेटर देन करना है, आप जानते हो सभी। तो इधर नोटिस करो a11 माने क्या है, ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। a11 x1 का कोफिशिएंट। ठीक इसी तरह a21 मतलब फर्स्ट सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। a ये जो कोफिशिएंट है ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में, मतलब ये जो कांस्टेंट सेट ऑफ कांस्टेंट्स है उनमें से ये सेकेंड कांस्टेंट्स का फर्स्ट एलिमेंट का कोफिशिएंट। ओके, ठीक है, इसी तरह सभी ये कितना है m, सो कितना कांस्टेंट्स है m कांस्टेंट्स। ठीक है, और कितना वेरिएबल्स हैं n डिसीजन वेरिएबल्स। सो ये जनरल है इसलिए बहुत सारे वेरिएबल्स आप देख रहे हो, लेकिन जब आप कहें आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा उसमें आप देखिएगा 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, तो तब और इजी हो जाएगा। ये देखने से कैसे लग रहा है टेंशन हो रहे जो हम कर पाएंगे नहीं, क्या नहीं, लेकिन कर पाओगे, बहुत इजी है। सो हो गया। और इसके साथ आपको बताए थे ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करना है, लेकिन आपका वो ऑप्टिमाइज तो आप करोगे लेकिन उसके साथ आपका 2 रेस्ट्रिक्शंस है। एक रेस्ट्रिक्शंस आप देख पा रहे हो, ये है सेट ऑफ m कॉन्स्टेंट्स और ये है नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। दैट इज जितना भी डिसीजन वेरिएबल्स है वो आइदर 0 हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए, और 0 से छोटा होना नहीं चाहिए, मतलब नेगेटिव होना नहीं चाहिए। सो अभी ये जो फंक्शन जेट है विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड is the objective function, and m inequality
conditions which is known as these are known as constants or site conditions. Constants or site conditions. Site conditions. The conditions that is x1, x2, xn greater than equal to 0 are known as non-negativity conditions, non-negativity restrictions or conditions. So ये non-negativity conditions क्यों हैं? क्योंकि non-negativity conditions क्यों हैं? क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर नॉट पॉसिबल. ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी, रिसोर्सेज, अभी आपको बताया जैसे मशीनिंग टाइम, लेबर टाइम. सो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है वो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस होता है. सो वो कभी भी ये नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं आएगा. उसके साथ ये जो लीनियर कॉन्स्टेंट्स है, ये जो लीनियर कॉन्स्टेंट दैट इज b1, b2, bm जो है, ये सब क्या हैं? टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. ये जो रिसोर्सेज का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन प्रॉब्लम. तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दैट इज LPP, ये जो फॉर्मुलेशन में 3 पार्ट है. अब जब फॉर्म करोगे ये माइंड में होना चाहिए जो LPP का 3 पार्ट. फर्स्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसमें क्या है? ये इक्वल टू साइन रहेगा. सेकेंड पार्ट है साइट कंडीशंस, जिसमें क्या है? आइदर लेस देन टाइप रहेगा, नहीं तो इक्वल टू रहेगा, नहीं तो ग्रेटर देन टाइप रहेगा. मतलब ये इन इक्वेशंस, लीनियर इन इक्वेशंस. और इधर आप देख रहे हो ये थर्ड पार्ट. सो ये थर्ड पार्ट कौन सा है? नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस, ये थर्ड पार्ट. सो ये फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट. सो एक LPP जब आप फॉर्म कर रहे हो तब आपको ये ध्यान देना है जो तीनों पार्ट है का नहीं है. ये पार्ट आप भूल जाते हो तो मार्क्स नहीं मिलेगा, कम मिलेगा. सो LPP जब आप फॉर्म कर रहे हो, फर्स्ट में आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है जिसमें इक्वल टू रहेगा, इसको कहते हैं लीनियर फंक्शन, लीनियर इक्वेशन. और इधर आप देख रहे हो ये है लीनियर है. देखो x1, x2, xn जितने भी वेरिएबल यूज़ किया गया सबका पावर 1 है. और उधर जो पैरामीटर्स यूज़ किया गया है, जो कोफिशिएंट यूज़ किया गया है, सब कुछ क्या है? पावर 1. तो इसीलिए ये क्या है? लीनियर है. लेकिन इनइक्वलिटीज़ इक्वल फॉर्म में ज़्यादातर नहीं रहता है. इनइक्वलिटीज़ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं. और इधर ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस. तो एक LPP के साथ 3 पार्ट: ऑब्जेक्टिव फंक्शन, साइट कंडीशंस और कंस्ट्रेंट्स, सेट ऑफ m कंस्ट्रेंट्स, और नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शन. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, इसके लिए एग्जाम्पल लिया गया है. एग्जाम्पल 1: अ फर्म प्रोड्यूसेस 2 products A and B. Each of these products must be produced through 2 different machines. One machine has 12 hours and the second machine has 8 hours of available capacity. Each unit of product A requires 2 hours of time on both machines. Each unit of product B requires 3 hours of time on the first machine.
and 1 hour on the second machine. Profit per unit of product A is rupees 6 and profit per unit of product B is rupees 7. The problem is to determine how many units of A and B should be produced by the firm within the limit of available machine capacities. इस प्रॉब्लम को आपको पहले, ये तो सॉल्व करेंगे बाद में, लेकिन पहले LPP फॉर्मुलेशन का ज़रूरत है. मतलब ये जो प्रॉब्लम आपको दिया गया है, इसको एनालिसिस करना है. क्या लिखा है क्या नहीं, मतलब उस LPP का जो 3 पार्ट है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, साइट कंडीशंस और नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस, वो तीनों पार्ट आपको फॉर्म करना है. सो LPP फॉर्म करने के लिए हम क्या है, ये जो प्रॉब्लम है इसका एक जिस्ट हम इधर लिखेंगे. तो एक टेबल हम फॉर्म करें जिससे सबका सुविधा होता है. ये टेबल फॉर्म कर लेने से आपका जैसे सुविधा होगा, ऐसा ही एग्जामिनर का भी सुविधा होता है. क्या सुविधा, इधर से पता चलता है जो इतना कुछ पढ़ के जो समझ में नहीं आता है, तो इस टेबल को देखकर सबको पता आ जाता है जो क्या उस क्वेश्चन में क्या लिखा है. इतना कुछ तो पढ़ तो लिए, लेकिन दिमाग में हम उतना कुछ रख नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत सारे इधर वर्ड्स है, वो इतना सारे वर्ड्स हम दिमाग में लोड नहीं कर पाते हैं. इसलिए हम एक छोटा सा टेबल में हम जितना भी इधर डेटा दिया गया है सब हम इस टेबल में लिखेंगे, स्टोर करेंगे. तो पहले हम इधर लिख रहे हैं ऐसा. ये टेबल इससे बड़ा भी हो सकता है, हम कोशिश करें क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है. सो इधर आप आउटपुट लिखोगे और इस जगह इनपुट. अभी कुछ शॉर्टकट अप्लाई करेंगे. अच्छा, पहले ये काम कर लेते हैं. फर्स्ट लाइन पढ़ के इधर पुट करेंगे. एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन रीड करो और इधर लिखते जाओ. अ फार्म प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स A and B. सो आउटपुट क्या हुआ, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B. इतना जगह नहीं है, आप लिख सकते इधर प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, तो हम जस्ट A and B लिख दिए. तो और तो आउटपुट नहीं है. उसके बाद हम ढूंढेंगे, मतलब नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं. ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड थ्रू 2 डिफरेंट मशीन्स. 2 मशीन ज़रूरत होता है A and B प्रोड्यूस करने के लिए. सो 2 मशीन मान लेते हैं, M1 फर्स्ट मशीन और M2 है सेकेंड मशीन. सो 2 मशीन, दोनों मशीन यूज़ कर रहे हो ये A और B प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए. सो आउटपुट कौन हुआ, A, B, और इनपुट क्या हुआ, मशीन 1, मशीन 2. One machine has 12 hours and the second machine has 8 hours of available capacity. So ये जो मशीन है M1 और M2, दोनों मशीन क्या है, एकदम 24 आवर्स यूज़ करोगे ऐसा नहीं है. M1 मशीन आप सिर्फ 8 आवर्स यूज़ कर सकते हो और M1 मशीन 12 आवर्स यूज़ कर सकते हो. देखो क्या है, 12 आवर्स आप यूज़ कर सकते हो. एंड M2 मशीन आप 8 आवर्स यूज़ कर सकते हो. मतलब 12 आवर्स आपका रेस्ट्रिक्शन है. 12 आवर्स से M1 मशीन को 12 आवर्स से ज़्यादा यूज़ करते हो सो मशीन ख़राब हो जा सकता है. सो आप मैक्सिमम 12 आवर्स यूज़ कर सकते हो.
सो मान लेते इस तरफ है यूज़, सो यूज़ लेस देन इक्वल टू 12, मतलब आप कितना यूज़ करोगे 12 आवर्स और 12 आवर्स से कम। ठीक इसी तरह M2 भी आप 8 आवर्स मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। सो मान लो इस तरफ यूज़ वेरिएबल है, सो यूज़ लेस देन इक्वल टू 8, सो आप मशीन को 8 घंटा और 8 घंटा से कम यूज़ करोगे। सो इस जगह क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में है अवेलेबल कैपेसिटी, सो अवेलेबल कैपेसिटी ऐसा कोई वर्ड्स आप लिखो जो कहें आपको समझ में आए, जो भी आपका जो ये LPP देख रहे हैं उसको भी समझ में आए। तो देखो इधर इनपुट लिखा है, सो इनपुट इस पता चल रहा है M1 M2 इस 2 इनपुट है, आउटपुट क्या है प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B, और अवेलेबल कैपेसिटी मतलब ये इनपुट जो है फास्ट इनपुट दैट इज़ फास्ट मशीन, उसका अवेलेबल कैपेसिटी 12 आवर्स एंड इसका अवेलेबल कैपेसिटी है 8 आवर्स कैपेसिटी है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं क्या लिखा है, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए जो प्रोडक्ट है उसके लिए रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ टाइम ऑन बोथ मशीन्स, दोनों मशीन में क्या है एक यूनिट ए प्रोड्यूस करने के लिए M1 का ज़रूरत है, M1 मशीन का ज़रूरत हो रहे और M2 मशीन का भी ज़रूरत हो रहा है, लेकिन दोनों मशीन में एक यूनिट ए प्रोड्यूस करने के लिए दोनों मशीन अब यूज़ कर रहे हो, लेकिन 2 घंटा करके। ठीक इसी तरह ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट B रिक्वायर्स 3 आवर्स ऑफ टाइम ऑन द फर्स्ट मशीन एंड 1 आवर ऑन द सेकेंड मशीन। आप फिर से वही प्रोडक्ट B प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको 2 मशीन का ज़रूरत है, M1 एंड M2 दोनों मशीन का आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन 1 यूनिट B प्रोड्यूस करने के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हो 3 घंटा और इधर 1 घंटा। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन क्या करें, नेक्स्ट लाइन प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट A इज़ ₹6। अभी हम एक कलम लेंगे जिसमें हम लिखेंगे प्रॉफिट पर यूनिट, तो हम इधर लिख लेते हैं पर यूनिट, सुविधा होगा यूनिट। प्रॉफिट कितना है, एक यूनिट मार्केट में जब आप सेल कर रहे हो, ए प्रोडक्ट को मार्केट में जब एक यूनिट सेल कर रहे हो, एक यूनिट से आपको मिल रहे ₹6। ठीक इसी तरह बी को जब एक यूनिट बी जब मार्केट में सेल हो रहे हैं, उसका एक यूनिट से आपको प्रॉफिट मिल रहे ₹7। सो ये इधर ख़त्म कर देते हैं, ये भी इधर ख़त्म कर देते हैं। अभी क्वेश्चन इधर से शुरू होता है, कितना अमाउंट A एंड B प्रोड्यूस करे। उस फर्म का सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन उसका सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो इतना कुछ रेस्ट्रिक्शन 8 घंटा यूज़ करना है, ये जैसे 12 आवर्स यूज़ करना है, और प्रोडक्ट A प्रोड्यूस करने के लिए 2 आवर्स दोनों में यूज़ होता है। एक यूनिट ए प्रोड्यूस करने के लिए दोनों मशीन को 2 घंटा यूज़ करना पड़ता है। ठीक इसी तरह बी को भी प्रोड्यूस करने के लिए एक यूनिट बी प्रोड्यूस होगा, तो M1 को 3 घंटा यूज़ करना है, M2 को 1 घंटा यूज़ करना है, और उसके बाद आपको क्या है प्रोड्यूस करने के बाद आपको प्रॉफिट आ रहे एक यूनिट से ₹6, ए प्रोडक्ट सेल करने से, और बी प्रोडक्ट एक यूनिट सेल करने से आपको ₹7 मिल रहे। सो क्वेश्चन इधर से शुरू होता है, इधर सबका दिमाग में वही घूम रहे जो उस फार्म कितना प्रोडक्शन करे, नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब डिसीजन लेना है वो कितना यूनिट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज X1 एंड X2। मान लेते हैं X1 एंड X2 प्रोड्यूस कर रहे, ओके X1 एंड X2 यूनिट वो प्रोड्यूस कर रहे। सो मान लो ये 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये मानो 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो
उससे उसका प्रॉफिट कितना मिल रहा है 10 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 7, सो प्रॉफिट मिल जाएगा। समझे? लेकिन हम तो जानते नहीं है 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है क्या, ये 5 यूनिट प्रोड्यूस करना है। जो 10 यूनिट्स और 5 यूनिट प्रोड्यूस करने से क्या आपका प्रॉफिट जो है, जो उस फार्म का जो प्रॉफिट है वो क्या मैक्सिमाइज होगा, वो तो पता नहीं है। सो ये एक वेरिएबल हम इधर यूज़ किए हैं जिसको आप पहले से जानते हो, उसको कहते हैं डिसीजन वेरिएबल। वेरिएबल जानते हो, पता नहीं है उसका वैल्यू क्या होगा, सो इसको क्या है, जितना भी रेस्ट्रिक्शंस है ये सब रेस्ट्रिक्शंस को जो लिमिटेशंस है मशीन अवेलेबल मशीन्स जो कैपेसिटीज़ है उसको तो आपको याद रखना ही है। उसको पकड़ के आपको प्रोड्यूस करना है x1 और x2, कितना आप प्रोड्यूस करोगे उसके ऊपर आपका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। सो अभी ये एक टेबल हम छोटा सा टेबल फॉर्म कर लिए। इधर जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया था इधर इसको देखने से पता चल जाएगा। अभी हम LPP फॉर्म कर रहे हैं। सो LPP क्या होगा, LPP फॉर्म कर रहे हैं। सो फर्स्ट होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मान लेते हैं Z इज प्रॉफिट। प्रॉफिट कोई पाई लिखता है, कोई कैपिटल Z लिखता है, तो Z ही लिखना है ऐसा नहीं है, सो कुछ भी आप लिख सकते हो। सो Z इज प्रॉफिट। सो प्रॉफिट क्या होगा बोलो, प्रॉफिट को हम लोग मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। सो मैक्स Z, अब मैक्सिमम मैक्सिमाइज लिख सकते हो, तो शॉर्ट फॉर्म में मैक्स Z लिख सकते हो। सो मैक्स Z इक्वल टू, ये कितना है वो पता नहीं है, लेकिन जितना भी प्रोड्यूस करे एक यूनिट से 6 रुपये आ रहे हैं। सो x1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको 6 इंटू x1 प्रॉफिट आएगा। एक यूनिट से 7 रुपया आपका प्रॉफिट आ रही है, तो आप x2 यूनिट जितना भी आप प्रोड्यूस करो, लेकिन एक से 7 रुपया आ रहे हैं, तो क्या है आपको टोटल प्रॉफिट B सेल करने से कितना मिलेगा 7 इंटू x2। सो तो ये दोनों ऐड करने से आपका उस फार्म का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट Z प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। सो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस फार्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। सो इस इक्वेशन को कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आप पहले से जानते हो LPP का 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं जो क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नाउ सेकंड पार्ट क्या है, सब्जेक्ट टू साइट कंडीशंस। कुछ कंडीशंस है, ऑब्जेक्टिव तो ठीक है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, लेकिन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। सो आप क्या है इसको नोटिस करते जाओ, इस कलम को नोटिस कीजिएगा और इस कलम को, मतलब हम इन दोनों कलम से कुछ रेस्ट्रिक्शंस साइट कंडीशंस आएगा। अभी पहले ये वाला करते हैं। M1 मशीन आप मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकते हो 12 आवर्स, लेकिन A प्रोड्यूस करने के लिए M1 मशीन तो यूज़ कर रहे हो, लेकिन कितना आवर्स M1 मशीन पे यूज़ कर रहे हो, जस्ट 2 आवर्स। लेकिन एक यूनिट के लिए 2 आवर्स, तो आप तो एक यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप तो x1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। सो 2 इंटू x1 कितना टाइम लगेगा, एक के लिए 2 घंटा लगता है। तो x1 अमाउंट प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो मशीन M1 मशीन यूज़ कर रहे हो तो कितना आवर्स लग रहे हैं, 2 इंटू x1। इसी मशीन को जब आप B प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन एक यूनिट B प्रोड्यूस करने के लिए 3 घंटा लग रहा है। सो 3 घंटा और क्या है, एक यूनिट तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। मानो आप x2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, मानो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। सो आपको क्या है 3 इंटू 10 दैट इज 30 आवर्स आपको यूज़ करना पड़ रहा है। सो आप इधर लिख रहे हो 3 इंटू x2। ये दोनों ऐड करके ये जो M1 का जो यूज़ करने का जो आवर्स है वो 12 आवर्स से कम होना चाहिए, नहीं तो 12 आवर होना चाहिए। मैक्सिमम 12 आवर्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह इस कलम में आ रहे। सो इधर A यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 2 घंटा लग रहा है, लेकिन एक यूनिट। सो आप x1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका कितना आवर्स लगेगा, 2 इंटू x1। ठीक है, इसी तरह M2 मशीन यूज़ हो रही है B में भी, B प्रोड्यूस करने के लिए भी। सो B एक यूनिट B प्रोड्यूस करने के लिए आपको लग रहे 1 घंटा। सो आप x2 अमाउंट B प्रोड्यूस कर रहे हो तो 1 इंटू x2। सो 1 इंटू तो कोई लिखता नहीं है, जस्ट ऐसा ही लिखो, लेस देन इक्वल टू कितना हुआ 8
8 घंटा। सो M2 मशीन मैक्सिमम ऑफ 8 आवर्स यूज़ कर सकते हो। सो ये दोनों ही रेस्ट्रिक्शंस है। अवेलेबल कैपेसिटी बोलकर दोनों कलम है मेरे सामने। सो 2 साइट कंडीशंस मिल गया। सो LPP फॉर्मेशन में क्या है, आप नोटिस कर रहे हो, जो ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन फर्स्ट पार्ट हो चुकी है, सेकेंड पार्ट है साइट कंडीशंस, M नंबर ऑफ सेट ऑफ M नंबर ऑफ साइट कंडीशंस, कॉन्स्टेंट्स, रेस्ट्रिक्शंस। सो इधर जस्ट 2 रेस्ट्रिक्शंस मिला। उसके साथ लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, वो क्या है, एक x1 एंड x2 ये दोनों जो वेरिएबल हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, x1 एंड x2, x1 माने कितना प्रोडक्ट करे, कितना A प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, x2 माने कितना B प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। सो ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये कभी नेगेटिव वैल्यू शो नहीं कर पाते। 0 हो सकता है, 0 मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहे, दैट मीन्स वो पॉजिटिव शो करेगा। सो x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो एक LPP में, एक LPP आप जब फॉर्म कर रहे हो, इसमें 3 पार्ट मस्ट। फर्स्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेकेंड पार्ट है साइट कंडीशन, थर्ड पार्ट है नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस। तो तब जाकर आपका एक LPP फॉर्म होता है। सो इस LPP फॉर्म कैसे करना है, इसका एक एग्जाम्पल दिए हैं। उसके बाद इसको देख कर कुछ इजी सम पहले लेना है, सॉल्व करना है।